हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की परीक्षा के लिए देखेंगे कि जो है किस तरह से लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो है इसमें से करीब दो क्वेश्चन जो है हमेशा आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पूछा जाता है वो कौन कौन से पत्र होते हैं। एक शासकीय होता है, एक अर्धशासकीय होता है, एक अनुस्मारक, फिर परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप और अधिसूचना। इतने जो है प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शासकीय आदेश में क्या क्या होता है, सॉरी शासकीय पत्र में। तो जो इसकी विषय वस्तु रहती है, ये शासन के कार्य से संबंधित सूचना या फिर निर्णय या आदेश, ये सारे प्रसारित किए जाते हैं। यह सदैव पद से पद को प्रेषित किया जाता है। पद से पद को कहने का मतलब है कि एक पद पर बैठा व्यक्ति दूसरे पद को प्रेषित करेगा। और कौन करेगा? ये जो है द्विआयामी होगा, यानी जूनियर वाला सीनियर को कर सकता है और सीनियर वाला जूनियर को भी कर सकता है, अर्थात कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर और वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर। इसी का मतलब है द्विआयामी। तो सदैव पद से पद को प्रेषित किया जाता है और इसका संचालन क्या कहाँ कैसे होता है? द्विआयामीय। इसकी विषय वस्तु के रूप में शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं होती हैं। शासकीय कार्य व्यवहार मतलब शासन में क्या कार्य हो रहा है, वो सारी सूचनाएं होती हैं। इसकी भाषा सदैव सारगर्भित और संक्षिप्त, सारगर्भित, रूढ़ और औपचारिक होती है। इन सब शब्दों का क्या मतलब है? संक्षिप्त का क्या मतलब है कि जो है लेटर में कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं होगी, जितनी काम की है केवल वही रहेगी। सारगर्भित का मतलब है कि कम शब्दों में ज़्यादा मतलब जो है ग्रहण करना, अर्थात कम शब्दों में ज़्यादा सार आ जाए। उसके बाद में है रूढ़। रूढ़ का मतलब ये है कि कोई उसमें ऐसा वर्ड नहीं लिखा जाएगा जो आत्मीय टाइप का हो, जैसे प्रिय, बंधु, इस तरह के वर्ड नहीं लिखे जाएंगे, तो वो हो जाएगी रूढ़ शब्द। उसके बाद में क्या है? औपचारिक। औपचारिक भाषा का मतलब है कि ऐसी लैंग्वेज जो हम लोग जो है अपने कार्य उसमें ऑफिस वर्क में यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं और भाई साहब और क्या हाल है भाई, इस तरह के जो है चीज़ें जो है जो होती हैं वो सब औपचारिक होती हैं, अनौपचारिक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं यूज की जाएंगी। भाषा इसकी कैसी रहेगी? औपचारिक। और इसमें किसी व्यक्तिगत भाव के लिए स्थान नहीं है, कोई भी व्यक्तिगत जो है भाव नहीं लिखा जाएगा। ठीक। उसके बाद में क्या है? इसकी शैली जो है तटस्थ भाव से अन्य पुरुष की शैली में लिखी जाएगी। अन्य पुरुष शैली का मतलब क्या है? जैसे कि प्रथम पुरुष में क्या आता है? मैं, हम। द्वितीय पुरुष में आता है तुम। और तृतीय पुरुष में क्या आता है? तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष में क्या आता है? वह या यह। तो अन्य पुरुष की शैली का मतलब ये है कि इसमें जो है जो भाव रहेगा वो इस तरह लिखा जाएगा कि इसके द्वारा यह कहने का आदेश हुआ है कि, या शासन के द्वारा यह कहने का आदेश हुआ है कि, इस तरह की भाषा रहेगी। तो उसको क्या कहेंगे? तटस्थ भाव से अन्य पुरुष की शैली में। अर्थात कोई ऐसा बताया जाएगा कि कोई तीसरा व्यक्ति जो है तीसरा व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है। पत्र का प्रारूप सदैव नियत औपचारिक रहेगा, जिसे सरकार के अधिकृत मुद्रण द्वारा सभी विभागों और यथासमय उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रारूप नियत होने से सरकार के सभी अंगों के कार्य व्यवहार में एक रूपता और विशिष्टता बनी रहेगी। उसके बाद में कौन सी लाइन है? संबोधन। पत्र का संबोधन सदैव पद के सापेक्ष नियत व औपचारिक होता है। अच्छा, पत्र का संबोधन क्या मतलब क्या होता है कि जैसे कि पहले जो है प्रेषक लिखा, फिर प्रेषिती लिखा, और उसके बाद में फिर जो है विषय लिखा, उसके बाद में संबोधन लिखते हैं ना, महोदय या प्रिय मित्र, या फिर इस तरह के संबोधन लिखते हैं। तो वो सारे औपचारिक शब्द रहेंगे। तो औपचारिक अभी बताया गया ना, जैसे कि और कि भाई साहब या फिर प्रिय या फिर ये सारे जो वर्ड होते हैं ये अनौपचारिक होते हैं, अर्थात ये ऑफिशियल लेटर में यूज़ नहीं होते हैं। तो जो औपचारिक शब्द हैं केवल महोदय, महोदय, और महिला होगी तो महोदया, तो ये केवल औपचारिक वर्ड यूज किए जाएंगे संबोधन की शब्दावली में। इस पत्र के समापन में किसी खास शब्दावली का व्यवहार कदापि नहीं किया जाएगा। समापन में खास शब्दावली का व्यवहार कहने का मतलब ये है कि जब लेटर समाप्त होता है तो उसके बाद में कुछ लोग लिख देते हैं कि धन्यवाद या ससम्मान, इस तरह के वर्ड लिख देते हैं, वो वर्ड ये इसमें नहीं लिखे जाएंगे। सरकारी गजट में इसका प्रकाशन अनिवार्य होता है। ये देखिए, सरकारी गजट में इसका प्रकाशन अनिवार्य होता है।
इसलिए अनिवार्य होता है ताकि आम जनता को पता चलता रहे कि जो है शासन में क्या काम हो रहा है, इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। तो इसीलिए इसका सरकारी गजट में प्रकाशन अनिवार्य होता है। उसके बाद में क्या है कि यह अभिलेखीय महत्व का होता है। अभिलेखीय महत्व का मतलब ये है कि जो भी लेटर भेजे जाएंगे उनको एक रिकॉर्ड के रूप में जो है सेव किया जाएगा। ठीक, तो यही होता है अभिलेखीय महत्व का। अभिलेखीय महत्व के रूप में संरक्षणीय होगा ये। महत्व क्या क्या होता है? लोकतांत्रिक शासन पद्धति में शासकीय जन दायित्व को सुनिश्चित करने की दृष्टि से शासकीय कार्य व्यवहार की जानकारी सर्वसाधारण के समक्ष रखना अनिवार्य होता है। अर्थात शासन में क्या काम चल रहा है इसकी पारदर्शिता के लिए यह काम अनिवार्य होता है कि इसको सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाए। इससे शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व की भावना का समावेश होता है और साथ ही अभिलेखीय महत्व का होने के कारण अतीत के निर्णयों की समीक्षा, पुनरावलोकन, वर्तमान निर्णयों के आधार पर मंच और भावी निर्णयों का पथ प्रदर्शक होने की दृष्टि से इन पत्रों का विशेष व्यवहार होता है। इसका मतलब यह है कि जो अतीत के कुछ निर्णय हुए हैं उनके बारे में अगर जो कोई नया अधिकारी आ जाए, पद बदल जाए, नया अधिकारी आ जाए, वो देखना चाहे कि पुराने वाले अधिकारी क्या करके गए हैं, तो सारा कार्य वो जो है इन लेटरों से ही देखेगा। और जब सारे लेटर लिखे होंगे तो जवाबदेही तय होगी। जवाबदेही ये तय होगी कि जो है कोई अगर जो कह दे कि नहीं ये काम मुझे नहीं बताया गया या फिर ये काम मैंने नहीं किया या ये काम मैंने किया, तो उससे पता चलेगा ना कि किस अधिकारी ने ये लेटर लिखा था या फिर किसके लिए लिखा था। ये देखिए इसका प्रारूप है। हमेशा पत्रांक जो है वो राइट साइड में पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये एक ऐसे का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पत्रांक संख्या जो है मध्य में पड़ती है या लेफ्ट में पड़ती है, राइट में, तो ये राइट में पड़ता है। प्रेषक अच्छा, जो प्रेषक होता है वो भेजने वाला होता है, तो भेजने वाले को अपना नाम तो पता ही होगा, तो प्रेषक का नाम पड़ेगा, लेकिन जिसको भेजा जा रहा है उसका जो पद है, पद तो आपको पता होगा कि हम अपने जो है एसडीएम को भेज रहे हैं या फिर डीएम एसडीएम को भेज रहा है, लेकिन मान लो उसका नाम उस समय नहीं ध्यान है, तो बैठ के गूगल थोड़ी करेगा या फिर फ़ोन करके किसी से पूछेगा थोड़ी कि जो है इसका नाम क्या है वहाँ के अधिकारी का। तो जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम नहीं पड़ेगा, केवल उसका पद नाम पड़ेगा। पद नाम यानी जैसे कि जिलाधिकारी है, जो भेज रहा है उसका नाम, पदनाम और पता तीनों पड़ेगा। शासकीय पता, खुद का पता नहीं, केवल उसके कार्यालय का पता। दिनांक, विषय और ये महोदय, ये जो है औपचारिक संबोधन शब्द है पत्र का, औपचारिक संबोधन शब्द। अब देखिए इसकी भाषा देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। देखिए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ, यानी कोई तीसरा व्यक्ति से कहलवाया जा रहा है, तो यह जो है कौन सी भाषा हो गई? अन्य पुरुष की शैली। और इसमें देखिए कहीं भी कोई आत्मीय शब्द, प्रिय बंधु महोदय, प्रिय श्री महोदय, इस तरह का नहीं बीच में वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये जो है कौन सी भाषा हो गई? रूढ़ शब्द। और पत्र के अंत में कोई भी समापन शब्द नहीं यूज किया गया है, जैसे ससम्मान या फिर धन्यवाद, इस तरह का ये नहीं यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है भवदीय, ये चीज़ काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ भवदीय होगा, कहाँ भवनिष्ठ होगा। तो जो भवदीय वर्ड है ये औपचारिक शब्द है। भवदीय का मतलब ये होता है कि आपका, और भवदीय का अर्थ होता है आपका, और भवनिष्ठ का मतलब होता है आप में निष्ठा, यानी आपके सम्मान में। तो आपके सम्मान में ये अनऔपचारिक वर्ड है, अनऑफिशियल वर्ड है। तो जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं उसमें भवनिष्ठ लिखा जाता है और इसमें भवदीय लिखा जाएगा। उसके बाद में ये संलग्नक और प्रतिलिपि जिसको जिसको भेजनी है। तो ये इसका प्रारूप था। अगला हम लोग देखते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र में क्या क्या होता है। अर्ध सरकारी पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है जिसमें शासकीय कार्य व्यवहार के लिए विभिन्न अधिकारियों अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति के माध्यम से व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श हेतु पत्र प्रेषित किया जाता है। अर्थात जो अर्ध सरकारी पत्र है वो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को भेजता है, या तो एक अधिकारी कोई जैसे कि समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है उससे अगर जो कोई ओपिनियन लेना है तो उसको भी भेज सकता है। यह भी एक अर्ध सरकारी पत्र का ही माध्यम है।
अशासकीय व्यक्ति, अशासकीय व्यक्ति मतलब कोई भी जो है मतलब जनता का कोई व्यक्ति। उसके बाद में क्या है, इसका संचालन जो है वह द्विआयामी होगा। द्विआयामी होगा मतलब है कि जो कनिष्ठ से वरिष्ठ जाएगा और वरिष्ठ से कनिष्ठ जाएगा। लेकिन जब यह अशासकीय के लिए जो है किया जाता है, जब किसी अशासकीय व्यक्ति को भेजा जाता है, तब जब जैसे कि कोई ऑफिसर जो है अगर जो व्यक्ति को भेजेगा तब तो वो अशासकीय पत्र हुआ, उसकी विषय वस्तु शासकीय होगी। लेकिन कोई व्यक्ति अगर जो शासन को भेजेगा उसके जवाब में, तो वो अधिकारी थोड़ी भेज रहा है, वो तो सामान्य व्यक्ति भेज रहा है। तो उस दिशा में इसका संचालन एक आयामी होगा। तो अशासकीय व्यक्ति के लिए अगर जो करना है तो एक आयामी, और अगर जो ऑफिसर टू ऑफिसर हो रहा है तो द्विआयामी। और इसकी विषय वस्तु वही शासन की कार्य व्यवस्था वगैरह से रिलेटेड है कि जो है कोई निर्णय लिया गया हो, कोई बैठक करनी हो, या फिर किसी चीज़ पर ध्यान आकर्षित करना हो, इन सब चीज़ों से संबंधित होता है। और इसकी भाषा सदैव मैत्री और आत्मीय भाव की होती है। जो शासकीय पत्र था उसमें भाषा रूढ़ थी और औपचारिक थी, इसमें क्या है, मैत्री और आत्मीय भाव की। शैली जो है एक वचन और उत्तम पुरुष की होती है। उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं, हम, यानी इसमें जो है इस तरह लिखा जाएगा कि मैं आपका आभारी हूँ, इस तरह का, या फिर मैं आपसे जो है यह डॉक्यूमेंट मांगता हूँ, इस तरह का। तो ये उत्तम पुरुष की शैली में लिखा जाएगा। और जो शासकीय पत्र था उसमें लिखा जाएगा कि यह कहने का निर्देश हुआ है, कि कोई थर्ड पर्सन, यानी उसमें जो है अन्य पुरुष की शैली में वो लिखा जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनौपचारिक शैली, अर्थात मित्रतापूर्ण शैली टाइप का। प्रेषिती, और जो प्रेषिती के रहेगा वो जो है जहाँ पर संबोधन वर्ड आता है महोदय, यहाँ पर लिखेगा प्रिय श्री महोदय या फिर प्रिय महोदय। ये जो है थोड़ा ज़्यादा आत्मीय और थोड़ा मित्रवत टाइप के शब्द होते हैं, तो ये यूज़ किया जाएगा। और समापन जो है होगा इसमें ससम्मान या सादर, इस तरह के वर्ड जो है यूज़ किए जाएंगे। व्यक्तिगत होने के कारण पत्र को सदैव प्रेषिती ही खोलता है। जो शासकीय पत्र भेजा जाता है वह जो है, जो जिसको भेजा जाता है कार्यालय को, उसका एक पीआरओ होता है, वो रिसीव करता है। और इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति के नाम पर भेजा जाता है केवल वही अधिकारी ही रिसीव करता है। इसका जो क्लर्कियल स्टाफ रहता है वो रिसीव नहीं करता है। तो ये इसका जो है ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब इसका जो है मतलब महत्व क्या रहता है, महत्व इसका ये रहता है, जैसे कि शासकीय कार्य, शासकीय जो पत्र रहते हैं उसमें जो है एक लेटर आया, पहले जो है विभाग के जिसने कोई था उसने रिसीव किया, उसके बाद में उसने लेटर को जो है समझा, उसके बाद में फिर अधिकारी के पास पेश किया, और अधिकारी के पास ढेर सारे लेटर आते रहते हैं, तो वो जो है उसमें काम में थोड़ी देरी हो जाती है। अर्धशासकीय पत्र में क्या होता है कि व्यक्तिगत व्यवहार के आधार पर शासन के कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है, कि प्लीज़ थोड़ा ये लेटर इस विषय पर थोड़ा देख लीजिए। तो इस तरह जो है शासन के काम में तेज़ी आती है। तो काम के तेज़ी के संदर्भ में अशासकीय पत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। यह जो है पद से उसका उद्गम पद से होता है। पद से उद्गम मतलब एक जो पद पर बैठा हुआ अधिकारी है वही इसको लिखता है। इसका भी उद्गम अधिकारी या व्यक्ति के स्तर से होता है, अर्थात अब केवल पद नहीं, कोई पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने नाम से मतलब व्यक्तिगत भाव से भी लिख सकता है। सदैव पद को प्रेषित, अर्थात जो भेजा जाएगा, जैसे कि उसमें शासकीय पत्र में था, उसमें केवल जो है जिसको भेजा जा रहा था उसका केवल पदनाम लिखा था, तो सदैव पद से पद को प्रेषित होता है। यह जो है पद से व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति को प्रेषित होता है। व्यक्ति कौन सा, या तो शासकीय या तो अशासकीय। शासकीय व्यक्ति होगा तो द्विआयामी संचालन, और अगर जो अशासकीय व्यक्ति होगा तो एक आयामी संचालन। बाकी सारे इसके काम यही रहते हैं कि जो है इसके दायित्व क्या हैं और इसकी विषय वस्तु क्या है, ये चीज़ सेम रहती है। इसकी भाषा देख लीजिए, भाषा इसमें रूढ़ रहती है और अन्य पुरुष की शैली में रहती है, बताया जा चुका है। इसकी भाषा कैसी रहती है, अनौपचारिक रहती है। इसमें औपचारिक, ये वाला शासकीय, ये वाला अशासकीय। और उसके बाद में क्या रहता है कि पत्र को प्रेषिती कार्यालय का नियत प्राधिकारी खोलता है, और यह सदैव व्यक्तिगत स्तर पर खोला जाता है। नियत प्राधिकारी का मतलब वही कि जो है ऑफिस में एक पर्सन फिक्स कर लिया जाता है जो कि सारे लेटर को रिसीव करता है, तो वही नियत प्राधिकारी होता है।
तो ये खोलता है जो ऑफिशियल लेटर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जिसके नाम लिखा जाता है, जो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है तो वही अधिकारी ही खोलता है, दूसरा कोई नहीं खोल सकता उसको। इसमें जो है महोदय वर्ड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये जो है एक ऑफिशियल वर्ड है, मतलब औपचारिक शब्द है। और इसमें प्रिय श्री महोदय यानी अनौपचारिक शब्द, और ज़्यादा आत्मीय भाव, थोड़ा मित्रवत टाइप का, इस तरह से। और इसमें जो है समापन सूचक शब्द लिखे जाते हैं, जैसे ससम्मान, धन्यवाद, सादर, इस तरह के वर्ड लिखे जाते हैं। और हाँ, इसमें यूज़ किया जाता है लास्ट में भवदीय, और इसमें यूज किया जाता है भवनिष्ठ। इसमें भवदीय, इसमें भवनिष्ठ। इस पत्र के माध्यम से अधिकारी अपने पदीय दायित्व का निर्वहन तटस्थ भाव से करते हैं, अर्थात मतलब बिना कोई आत्मीय भावना लिए, और इसमें जो है रुचि लेते हैं कि चलो देखो मेरे जूनियर या फिर सीनियर अधिकारी ने पत्र भेजा है, मैं लाओ उसको खुद देख लेता हूँ। तो ये इसमें अंतर हो गए। समानताएं क्या क्या हैं? दोनों की विषय वस्तु हमेशा शासकीय प्रयोजन रहती है, अर्थात शासन के कामकाज को देखना। दोनों पत्र सदैव अभिलेखीय महत्व के होते हैं, मतलब अगर चाहे शासकीय पत्र भेजा जाए या फिर अशासकीय या अर्धशासकीय पत्र भेजा जाए, जो दोनों को जो है मतलब उसको कंजर्व किया जाएगा, मतलब उसको जो है अगर जो कुछ विवाद होगा तो वो वाले लेटर उसके रिव्यू किए जाएंगे। दोनों का प्रकाशन सरकारी गजट में होगा। सरकारी गजट में होने से का मतलब यह है कि आम व्यक्ति को पता चलता रहेगा कि शासन की व्यवस्था में क्या कार्य चल रहा है, तो इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। दोनों पत्रों में व्यक्तिगत तथ्य अथवा सूचनाओं का सदैव अभाव रहेगा। इसका मतलब है कि केवल शासन के कामकाज का ही इसमें जो है विवरण किया जाएगा, कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जाएगी कि मैं कुशल पूर्वक हूँ, आप कैसे हैं, इस तरह की लाइन नहीं होगी। दोनों पत्रों से शासन, ये देखिए राइट साइड में जो है इसमें लेटर संख्या लिखी हुई है और शासकीय पता लिखा है, और ये जो है लिखा है भेजने वाले का नाम, विषय, फिर प्रिय श्री महोदय, यह जो है संबोधन हो गया। और उसके बाद में ये जो है पत्र का अंतिम जो है शब्द हो गया, यानी समापन शब्द। इसमें देखिए भवनिष्ठ यूज किया गया है, अर्थात थोड़ा आत्मीय भाव का। और इसमें एक चीज़ याद रखना है, जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें वन नहीं लिखते हैं, वन कभी नहीं लिखते हैं, लेकिन जब दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं तब उसमें टू लिखते हैं। वन जो है मतलब समझो कि अगर जो पैराग्राफ शुरू कर दिए तो वन हो ही गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं तब हमें सारे नंबर देने पड़ते हैं। ठीक, अब देखते हैं अनुस्मारक क्या होता है। अनुस्मारक का मतलब होता है रिमाइंडर। अगर जो शासन के जो कामकाज से संबंधित एक कोई शासकीय पत्र भेजा जा चुका है, उस पर अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की है, तो उसके बाद में जो है दूसरा रिमाइंडर भेजा जाता है कि जो है वो वाला पत्र भेजा गया था, इसके संबंध में जो है पुनः अवलोकन कर लें। तो जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर की जो प्रारूप होता है वो कैसा होता है, 3 प्रकार का हो सकता है। जैसे कि अगर जो पहले रिमाइंडर जो भेजा गया था वो पहले जो पत्र भेजा गया था वो शासकीय था, तो रिमाइंडर भी शासकीय होगा। अगर जो पहले जो पत्र भेजा गया था वो अर्धशासकीय था, तो रिमाइंडर भी अर्धशासकीय होगा। जो पहले जो पत्र भेजा गया था वो अगर जो मेमोरेंडम टाइप का है तो दोबारा भी मेमोरेंडम टाइप का ही होगा। मतलब जो पहले पत्र भेजा जाएगा उसी का ये प्रारूप ग्रहण कर लेता है, ये चीज़ है। तो यह जो है सदैव उसी प्राधिकारी के समक्ष भेजा जाता है जहाँ पर पहले से कोई वाद या प्रकरण लंबित हो। जिसके पास मैटर होगा, जो इसके पास पहले लेटर गया होगा, उसी के पास तो जो है रिमाइंडर भेजा जाएगा। और इसकी विषय वस्तु भी वही पत्र व्यवहार के विषय वस्तु की पूरक होती है, अर्थात जो पहले लेटर भेजा गया था वही वाली विषय वस्तु इसकी होती है। बाकी इसकी भाषा शैली भी वही, जो पहले भेजा जाएगा लेटर, अगर जो अर्ध सरकारी रहेगा तो इसकी भाषा अर्ध सरकारी टाइप की रहेगी। तो इसमें ये सारा जो है पहले वाले लेटर से ही रिलेटेड है। केवल याद इतना ये रखना है कि अगर जो पहला रिमाइंडर भेजेंगे उस रिमाइंडर पर 1 नहीं लिखेंगे, केवल रिमाइंडर लिखा जाता है। ठीक, और इसके बाद में जब दूसरा रिमाइंडर भेजा जाता है तब उसमें नंबर लिख देते हैं कि 2, पहले पर नंबर नहीं लिखेंगे कि 1, क्योंकि आपको पहले पता नहीं है ना कि जो है रिमाइंडर 1 हम भेज रहे हैं तो क्या मुझे दूसरा भी भेजना पड़ेगा। तो मान लो 1 से काम नहीं बना, तब दूसरा भेजना पड़ रहा है, तब उसको बताना पड़ेगा कि 1 भेजा जा चुका है, तब उस पर लिखा जाएगा 2। ठीक, तो इसके बाद में आता है परिपत्र। परिपत्र का इंग्लिश वर्ड होता है सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब ये है कि जो शासन के कामकाज में जो निर्णय लिए जाते हैं उनको सभी विभागों को एक साथ पहुंचाने के लिए सर्कुलर जारी किया जाता है। तो सर्कुलर से क्या रहता है, शासन के काम में एक रूपता बनी रहती है, और साथ में सूचना का जो संप्रेषण होता है वो तेज़ी से होता है।
सूचना का संप्रेषण तेजी से होता है और एक समान सूचना का संप्रेषण होता है। इससे जो है शासन के काम में कोई जो है दुविधा वाली टाइप की बात नहीं रहती है कि किसके ऑफिस में कौन सा लेटर गया है। यह इसका प्रेषक एक होता है परंतु यह एक साथ कई प्रेषिती तक पहुंचता है। इसका संलग्नक यथानुरूप एक आयामीय या द्विआयामीय होता है। उसके बाद में क्या है, और विषय वस्तु वही शासकीय कार्य व्यवहार, शासन के ही कार्य व्यवहार से जुड़ी रहेगी। जितने ये सब लेटर हैं, रिमाइंडर है और सर्कुलर है, मेमोरेंडम है, ये सारे शासकीय कार्य व्यवहार से ही रिलेटेड रहते हैं। उसके बाद में जो है भाषा शैली पत्र की कोई भाषा शैली नहीं होती है, बल्कि इस पत्र को जिस रूप में भेजा जाता है यह उसी के भाषाई और शैलीगत विशिष्टता को धारण कर लेता है। परिपत्र शासन अथवा किसी विभाग की आंतरिक एवं व्यापक जानकारी, नवीनतम निर्णयों इत्यादि को कम समय में प्रकाशित करने के लिए, अर्थात जल्दी से जल्दी जो है प्रकाशित कर दिया जाए सबको एक साथ, ये जो रहता है तो इसका उद्गम तो एक रहता है और इसके जो रिसीवर रहते हैं, जो रिसीव करते हैं, वो ढेर सारे रहते हैं। इसमें कार्य व्यवहार में एकरूपता आती है, ये तो बताया जा चुका है। समय और श्रम की बचत होती है, बिल्कुल सही बात है। जब एक साथ कई जगह पहुंच गया तो समय और श्रम की बचत हो गई, ठीक है। उसके बाद में आता है कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर क्या रहता है, यह जो है किसी एक ऑफिस के द्वारा, यानी एक ऑफिस में जो कर्मचारी काम कर रहे होंगे उनके लिए जारी किया जाता है और इसका प्रभाव केवल उसी ऑफिस में ही रहता है। मतलब अगर जो एसपी ऑफिस से अगर जो कोई जो है ऑफिस ऑर्डर जारी हो गया तो वो एसपी कार्यालय तक ही जारी रहेगा, ठीक है, उसका प्रभाव केवल वहीं तक रहेगा, ठीक। तो किसी कार्यालय अथवा सरकारी संस्था अथवा व्यापारिक संस्था में एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों कर्मचारियों को विभिन्न सेवा संबंधी मामलों जैसे अवकाश स्वीकृति, अनुशासनात्मक मामलों या किसी प्रकार की अपील अथवा प्रत्यावेदन पर लिए गए किसी निर्णय को शासकीय दृष्टिकोण से अनिवार्य अनुपालनार्थ जारी करता है। यानी वरिष्ठ जो अधिकारी है वो जो है अपने जूनियर्स के लिए जारी करेगा कि आपको ये काम करना है, और आदेश का मतलब ये है कि आपको काम करना है, इसका अगर जो उल्लंघन हुआ तो फिर दंड मिलेगा। तो इसीलिए यह जो है दंडनीय प्रवृत्ति का होता है, मतलब अगर जो इसका उल्लंघन किया गया तो दंड दिया जाएगा, इसीलिए इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और जब अगर जो काम करने को कह दिया गया कि आपको ये काम करना है तो इसका संचालन एक आयामी होगा या द्विआयामी होगा, तो सिंपल सी बात है एक आयामी होगा, क्योंकि उसके बाद कर्मचारी ये थोड़ी लेटर के एवज में लिख पाएगा कि नहीं नहीं मुझे जो है अभी फीवर हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, तो इसका संचालन इसीलिए एक आयामी होगा। यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि इसकी विषय वस्तु क्या होगी और कहाँ से उद्गमित होता है, संचालन एक आयामी है या द्विआयामी है, यही सारी चीज़ें होती हैं। और इसकी जो भाषा होती है वो आदेशात्मक और उत्तम पुरुष शैली में होती है। आदेशात्मक और उत्तम पुरुष का मतलब ये है कि जो है आदेश किया जा रहा है कि आपको यह यहाँ से ट्रांसफ़र करके वहाँ पर ज्वाइन करने का आदेश हुआ है, इस तरह से। यह दंडात्मक और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है इसके उल्लंघन होने पर। और जारीकर्ता पदाधिकारी के कार्यालय तथा उसके अधीनस्थों तक सीमित रहता है। जो पदाधिकारी जारी करता है उसके अधीनस्थ या फिर उसके कार्यालय में जितने लोग हैं वही जारी करते हैं, और कोई ऐसे नहीं कि जो है कोई सी ग्रेड का कर्मचारी कोई जारी कर दे अपने जो है डी ग्रेड के लिए। यह केवल उच्च अधिकारी के स्तर से ही जारी किया जाता है, जो कार्यालय का हेड रहता है। जैसे कोई अनुदेशक है या निदेशक है या डीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार है, इस तरह के जो लोग होते हैं बड़े अधिकारी, उनके द्वारा जारी किया जाता है। अब देखते हैं कार्यालय ज्ञाप का मतलब होता है मेमोरेंडम। अब मेमोरेंडम में क्या होता है, यह पत्र व्यवहार का वह प्रारूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामलों में अंतर कार्यालयीय, अंतर विभागीय, अंतर वैयक्तिक औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कार्यालय के अंदर एक जो है व्यक्ति, एक अधिकारी या फिर एक जो है जो पदधारक है वह दूसरे जो है व्यक्ति को भेजता है, या फिर अंतर विभागीय या फिर एक विभाग दूसरे विभाग को भी भेज सकता है, या अंतर वैयक्तिक अर्थात एक अधिकारी किसी व्यक्ति को भी भेज सकता है। तो इतने लोगों को भेजा जा सकता है मेमोरेंडम।
ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें मेमोरेंडम में। यानी किसी एक मतलब छोटे से दायरे में इसका नहीं है, इसका दायरा थोड़ा व्यापक है। यह जो है नियत प्राधिकारी के स्तर से उद्गमित होता है। नियत प्राधिकारी का मतलब क्या है कि जो है लेटर जारी करने के लिए ऑफिस में जिसको रखा जाता है वह इसको जो है भेजता है, वह उस वहाँ से यह उद्गमित होता है। और इसका संचालन सदैव एक आयामी होता है। एक आयामी अर्थात जो है एक दिशा में ही होता है। और ये जब से आरटीआई वगैरह जो है आरटीआई एक्ट आ गया तब से इसकी जो है वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो आरटीआई के जवाब दिए जाते हैं वह जो है मेमोरेंडम से ही दिए जाते हैं। और जैसे कि पीसीएस वगैरह की परीक्षा में बहुत लोग जो है आरटीआई दायर करते हैं कि जो है इसमें जो है मेरी कॉपी दिखाई जाए या मेरे नंबर दिखाए जाएं, तो जो है आयोग से एक मेमोरेंडम उनको जो है जारी किया जाता है कि जो है आप जो है 18 तारीख को या फिर इतनी तारीख को आकर कॉपी देखिए आके। तो इसमें अगर जो वो ना जाए और कॉपी देखने के लिए तो उसके ऊपर कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेमोरेंडम होता है कार्यालय ज्ञाप, इसका अनुपालन स्वैच्छिक होता है, अर्थात जारी हुआ है, आप इसका मन हो तो अनुपालन करिए, मन हो तो ना करिए। तो इसका अनुपालन स्वैच्छिक होता है, कोई दंडात्मक कार्य नहीं, दंडात्मक जो दंडात्मक कार्यवाही है वो नहीं की जा सकती है। और उसके बाद में अभिलेखीय महत्व के रूप में संरक्षित किया जाता है। वही कि अगर जो कोई जारी हुआ है मेमोरेंडम, तो अगर जो भविष्य में किसी व्यक्ति को देखना है कि क्या भेजा गया था, तो इसको इस तरह अभिलेखीय रूप में संरक्षित किया जा सकता है। अब कार्यालय आदेश और ज्ञाप में क्या अंतर हो जाएगा देख लेंगे। कार्यालय विशेष तक प्रभावी रहता है, अर्थात जिस कार्यालय में जारी होता है जिस कार्यालय द्वारा, उस कार्यालय के कर्मचारियों पर यह प्रभावी रहता है। कार्यालय ज्ञाप कार्यालय के बाहर अन्य व्यक्तियों कार्यालयों पर भी प्रभावी रहता है। इसका मतलब है वही कि आरटीआई वाला, आरटीआई जो है एक कोई ऑफिस से दूसरे व्यक्ति को सूचना दी जाती है ना, तो कार्यालय से व्यक्ति, और इसका पालन अनिवार्य होता है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसका जो है पालन जो जिसको भेजा जाता है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो पालन करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद में अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से जारी किया जाता है। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण मतलब जो व्यक्ति जैसी सूचना मांग रहा है उसकी दृष्टिकोण के अनुसार। यह जो है पद से परे जाकर सेवा शर्तों का उल्लंघन करने वाले आदेश की वैधता न्यायालय में वाद योग्य होती है। इसका मतलब है जैसे कि अगर जो ऑफिस में किसी व्यक्ति का काम है कि फाइल पर साइन करना, अगर जो उसको जो है ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि आज से तुम पानी पिलाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो उसकी जो है पद से संबंधित नियमावली है केवल उसी के संदर्भ में जारी किया जा सकता है, उसके अलावा जो है नहीं जारी किया जा सकता। अगर उसके अलावा जारी किया जाएगा तो न्यायालय में वो उसको चुनौती दे सकता है। सामान्यतः वाद योग्य नहीं होते हैं। कोई जो है मतलब आरटीआई की कॉपी लेकर जो है न्यायालय में जो वाद नहीं दायर किया कर सकता है। बस ये है कोई वाद चल रहा हो तो उसमें उस आरटीआई को एक जो है साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे उच्च प्राधिकारी के स्तर से जारी किया जाता है। अब जो ऑफिस रहता है, ऑफिस का जो मतलब सबसे उच्च अधिकारी होता है वो जारी करता है। और जो कार्यालय ज्ञाप है वो नियत प्राधिकारी, अर्थात जो ऑफिस में इसके लिए एक पर्सन नियुक्त कर दिया गया जिसका काम है केवल लेटर ही देखना, वो जारी करता है कार्यालय ज्ञाप। दोनों में समानता क्या है? शासकीय कार्यालय द्वारा ही निर्गत किए जाते हैं, सही बात है। दोनों में विषय वस्तु शासकीय कार्य की होती है। दोनों प्रशासनिक गतिशीलता की दृष्टिकोण से जारी किए जाते हैं। दोनों का अभिलेखीय महत्व होता है, अर्थात दोनों जो है उसमें संरक्षित किए जाते हैं, लेकिन जो है यह सरकारी गजट में प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। उसके बाद में लास्ट में आता है विज्ञप्ति या अधिसूचना, इसको इंग्लिश में कहते हैं नोटिफिकेशन। तो जो जितनी हम लोगों की भर्तियां आती हैं, तो अभी देखिए वीडियो का जो नई भर्ती आई है उसमें देखिए कि नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति लिखा होगा, अधिसूचना या विज्ञप्ति लिखा होगा। तो जितनी वैकेंसीज जारी होती हैं वो सारी अधिसूचना होती हैं। तो इसका भी अनुपालन जो है वह जो है मैंडेटरी नहीं होता है, मतलब इसको अनुपालन करना जो है इसका आवश्यक नहीं होता है। लेकिन कोई इस विज्ञप्ति के अंतर्गत जो है खुद को जो है अनुबंधित कर लेता है, तब इसका अनुपालन मैंडेटरी होता है। इसका मतलब क्या है? अगर जो अनुबंधित करने का मतलब ये है कि अगर जो गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली,
आपने फॉर्म भर दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि इस व्यक्ति के पास जो है CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपने उसको अनुबंधित कर दिया, कह दिया कि हाँ फॉर्म भर लो, मैंने फॉर्म भर दिया है और मेरे पास है। अब अगर जो इसमें जो है जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके खिलाफ आप हैं, खिलाफ का मतलब है उसमें आपने जो है CCC आपने भर दिया है लेकिन आपके पास नहीं है, तब यह दंडात्मक प्रवृत्ति का हो सकता है। इसका मतलब है कि जो अधिसूचना के दायरे में खुद को ले आएगा अपने आप, वो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जा सकती है, और जो नहीं लाएगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी अधिसूचना प्रकाशित होती है तो उसका एक नंबर होता है, और वह उस नंबर से जो है सरकारी गजट में, राज्य के जो गजट होता है सरकारी गजट में इसको प्रकाशित किया जाता है। और इसके अलावा जो वो था मेमोरेंडम और ऑफिस ऑर्डर, वो जो है सरकारी गजट में प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। उसके बाद में जो विज्ञप्ति होती है, विज्ञप्ति दो टाइप की होती है, एक प्रशासनिक प्रकार की होती है, एक सांविधिक प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। प्रशासनिक प्रकार की विज्ञप्ति जो होती है वह जो है रिक्तियाँ, जैसे कि जो रिक्तियाँ आई हैं वीडियो की, यह जो है प्रशासनिक प्रकार की विज्ञप्ति है। और स्थानांतरण, पदोन्नति, पदावनति, वेतन वृद्धि, ये सारे जो काम होते हैं ये प्रशासनिक विज्ञप्ति से होते हैं। और दूसरी सांविधिक प्रकार की विज्ञप्ति होती है, यह जो है शासकीय नीतियों या निर्णयों से जुड़ी होती है, शासन में जो निर्णय लिए जाते हैं उनसे जुड़ी होती है। अच्छा, इसका संचालन बताइए कहाँ से होगा? इसका संचालन होगा सर्वोच्च अधिकारी के स्तर से। अगर जो आप वीडियो का नोटिफिकेशन देखेंगे तो सबसे लास्ट में लिखा है सचिव, और सचिव के बाद में फिर हस्ताक्षर हैं, ठीक। तो जो हस्ताक्षर हैं, तो ये जो हस्ताक्षर वो सर्वोच्च प्राधिकारी के हैं, ये हस्ताक्षर सर्वोच्च प्राधिकारी के हैं। तो कहाँ से इसका उद्गम होता है, अर्थात कहाँ से इसका जो है शुरू होता है, ये होता है सर्वोच्च प्राधिकारी के स्तर से। और गंतव्य कहाँ होता है, मतलब कहाँ जाता है, ये जाता है सर्वसाधारण व्यक्ति को, अर्थात पूरा जो है सब पब्लिक में सभी को। संचालन सदैव एक आयामी ही रहता है, अर्थात जो नोटिफिकेशन जारी हो गई इसके लिए कोई जो है मतलब वो चाहता नहीं है इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा लेटर हमको भेजे, तो इसका संचालन सदैव एक आयामी होता है। और कार्य क्या रहता है, शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी किसी सूचना को जनसाधारण तक पहुँचाना, यही जो है इसका काम रहता है। इसका जो भाव रहता है वह तटस्थ भाव से अन्य पुरुष और अप्रत्यक्ष अनुकथन के संदर्भ में होता है। अन्य पुरुष भी बताया जा चुका है, अप्रत्यक्ष अनुकथन भी बताया जा चुका है। अब इसके बाद में जो है इन तीनों में अंतर देख लेते हैं। विज्ञप्ति, ज्ञाप और कार्यालय आदेश। विज्ञप्ति अर्थात नोटिफिकेशन, इसका उद्गम कहाँ से होता है, सर्वोच्च प्राधिकारी। उसके बाद में कार्यालय ज्ञाप, नियत प्राधिकारी, इसका मतलब है जो एकदम डिपार्टमेंट का हेड रहेगा, सचिव रहेगा, वो जारी करेगा। नियत प्राधिकारी वो होगा जो है ऑफिस में जो है किसी एक व्यक्ति को रख लिया जाएगा कि ये जो है सारे लेटर रिसीव करेगा और भेजेगा, केवल वही जारी करेगा, कार्यालय ज्ञाप। और कार्यालय आदेश कौन जारी करेगा, उच्च प्राधिकारी, जो उस कार्यालय में, किसी एक कार्यालय में हेड के रूप में है। और संचालन ऊपर से नीचे एक आयामी विज्ञप्ति, और कार्यालय ज्ञाप एक आयामी या द्विआयामी, और कार्यालय आदेश ये तो हमेशा एक आयामी होगा। और उद्देश्य तो सभी के यही हैं, सर्वसाधारण तक उद्देश्य है इसका सूचना, मतलब पब्लिक को सूचना देना। इसका मतलब है कार्यालय ज्ञाप का सूचना और अनुपालन। और कार्यालय आदेश का क्या है, अनिवार्य रूप से इसको जो है मानना ही मानना है, तो इसका अनिवार्यता अनुपालन करना है। बाकी ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ये देख लीजिए कि जो प्रकाशन है गजट में, सरकारी गजट में अनिवार्य रूप से करना होता है, कौन सा है, विज्ञप्ति। और गजट में कार्यालय आदेश भी सामान्यतः जो है सामान्यतः अप्रकाशित रहते हैं, लेकिन किसी विशिष्ट शासन के लिए यह जो है गजट में प्रकाशित किए जा सकते हैं। तो समानता देख लेते हैं। समानता वही शासन के कार्य व्यवहार से जुड़ी जो है इसके काम रहते हैं। और अभिलेखीय महत्व दोनों का होता है, यानी अभिलेख के रूप में संरक्षित रखा जाता है, और सभी कार्यालयीय कामकाज की महत्वपूर्ण रीति यही है। उसके बाद में इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेंगे। कार्यालय आदेश का, ऑफिस ऑर्डर का, ये यहाँ से इस तरह से शासकीय पता लिखा जाता है। उसके बाद में लिखते हैं कार्यालय आदेश। उसके बाद में ये लिखते हैं कि जो है कार्यालय आदेश मतलब एक जो उच्च अधिकारी है वो अपने जो है कनिष्ठों को लिख रहा है। तो कहा गया कि जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, इसको
व इसको अनुसेवक को आगामी इतनी तारीख से नियोजित किए जाने वाले डाइट प्रवक्ता, मतलब इस तरह से जो है बता दिया जाता है कि ये काम जो है आपको करना है या फिर इतने बजे उपस्थित होना है। देखिए पहले पैराग्राफ में 1 नहीं लिखा गया, लेकिन दूसरे पैराग्राफ में 2 लिखा गया है, तो ये चीज़ देखना है कि दूसरे पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में 1 नहीं लिखना है। इससे संबंधित हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। कोई संबोधन वर्ड नहीं लिखना है कि महोदय या फिर प्रीति महोदय। कोई समापन वर्ड या अर्थात धन्यवाद, ससम्मान, ये सब नहीं लिखना है। और भवदीय भवरिष्ठ कुछ नहीं लिखना है। तो ये वाला जो है लेटर वाला था कंप्लीट। अगर जो आपने इसका नोट्स बना लिया होगा तो आपके लेटर से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, भले ही किसी तरह से आए। तो अगर जो वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।